उसने हम दोनों से हमारे अगले प्रोग्राम के बारे में दरियाफ्त किया और फिर कमरे से रुखसत हो गया। तुम अपने आदमी को यह कमरा कब सौंपोगे? जलाल के चले जाने के बाद मैंने अव्वल खान से पूछा। तुम्हारे जाते ही मैं उसे यहाँ बुला लूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरी रवानगी का इंतजार कर रहे हो? मैंने ये कहते हुए अपनी जगह छोड़ दी। तुम चाहो तो बैठे रहो, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बाद मैं भी चल दूंगा। दरअसल तुम्हारी मौजूदगी में मेरे आदमी झिझकते हैं, ये खुलकर बात करने से खाइफ रहते हैं। तखलिए में मेरा आदमी मुझसे बेतकल्लफी से हर बेतुकी बात भी पूछ लेगा। तुमने देखा होगा कि काम के बारे में मेरी अपनी स्टाफ से काफ़ी बेतकल्लफी है। अव्वल खान की वो वजाहत ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी थी। मैंने खंदा पेशानी से उसे अलविदा कह दिया। मुझे यूं लग रहा है जैसे इस चक्कर में कुछ और हो या ना हो, जहांगीर मुफ्त में मारा जाएगा। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली। इस वक्त इन तीनों के सरों पर सबसे ज्यादा उसी की फिक्र सवार थी। सलमा हमारे घर ज्यादा फोन नहीं करती थी। गजाला ने लाख कोशिश की कि सलमा उसे बता दे। जब वो जुबान खोलने पर आमादा ना हुई और मुझे ही से बात करने पर अड़ी रही तो गजाला ने मजबूर होकर उसे मेरे मोबाइल फोन का नंबर दिया। वो एक गैर मामूली वाकया था। मेरी वापसी तक वो तीनों ज़हनी तौर पर इसी में उलझे रहे। इनके लिए जहांगीर की सलामती अर्जुन के कत्ल से ज्यादा अहम थी। उन्होंने मेरे घर पहुंचते ही सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहा था। उसे दानिस्ता नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। मैंने तहम्मुल से कहा, उसकी हिफाजत के लिए STF का एक मुसल्ला मुहाफिज दिन रात वहां मौजूद रहता है। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला किन लोगों से पड़ा हुआ है? वो आंख से सुरमा चुरा ले जाने की सलाहियत रखते हैं। वीरा उसी तीखे अंदाज में बोली। अव्वल खान का आदमी नीचे अपनी ड्यूटी पर बैठा रह जाएगा और वो ऊपर जाकर अपना काम कर गुजरेंगे। आज स्पेशल टास्क फोर्स वाले मिट्टी के मादू नहीं है कि बैठे रह जाएं। सुल्तान शाह ने तुर्शी से उसे जवाब दिया। टैनी के आने से पहले तुम इतने बुलाए हुए थे कि जहांगीर के घर जाकर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने पर तुले हुए थे और अब डैनी की हाँ में हाँ मिला रहे हो। मालूम होता है कि इसकी सूरत देखते ही तुम्हारे फरिश्ते कूच कर जाते हैं। वीरा ने उस पर आंखें निकाली। मुझे मालूम है कि तुम्हारी नीली आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें खूबसूरत ही रहने दो, इनका हुलिया ना बिगाड़ो। मैं कहती हूँ कि इसे कमजोर चारा समझकर इनके 2-4 आदमी पूरी तैयारी के साथ वहां आए तो वो अकेला आदमी उनका क्या बिगाड़ देगा? वीरा ने मुझसे पूछा। इस वक्त उसके हर सवाल का रुख सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ था। वो 2-4 आदमी कहां से लाएंगे? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हें इल्म नहीं है कि पिछले चंद रोज में उनके कितने आदमी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं? 6 तो मुझे जुबानी याद हैं। सुल्तान शाह ने एक मरतबा फिर मेरी हमनवाई की। 4 राह वाले मारे गए, 5वां नीली डाज का ड्राइवर था। बेंडिविड के मरने के साथ ये तादाद 6 तक पहुंच गई। 7वां चोपड़ा था जो IB की कैद में है। तुम इन पर बिला वजह मुश्तिल हो रही हो। गजाला ने भी नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। जहांगीर और सलमा की हिफाजत के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जरूरत महसूस हुई तो इन इंतजामात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है। वीरा जारिहाना अंदाज में अपने सोफे पर कदरे आगे से रखाई। मुझे बताओ कि उसके लिए मजीद क्या किया जा सकता है? सीधी सी बात है, हमारे दुश्मनों के पास कहतुर रुजाल है। STF के पास अफराधी कुव्वत की कोई कमी नहीं। वहां फौरी तौर पर आदमियों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। मगर ऐसा फैसला करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारे सर पर यकायक ये बुखार क्यों सवार हो गया? तुम्हारे आने से पहले मैं और मेरे साथ तुम्हारे ये दोनों चहेते भी जहांगीर के बारे में फिक्रमंद थे। तुमने अपनी कहानी सुनाकर मेरी इस फिक्रमंदी को तशवीश में बदल दिया है। मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी बात बता दी जिसने तुम्हारे तफक्कुरात में यकायक इजाफा कर दिया? मैंने हैर से पूछा। इस दिल वाली लड़की का दोबारा सलमा से टकराना खतरे की घंटी है। क्या तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है? मैंने इस बारे में सलमा पर बाकायदा जिरा की है। वो सलमा की तरफ नहीं आई थी। सलमा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया था। यह इत्तिफाक नहीं हो सकता। घर में घुसने के बाद उसे खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो दोबारा टकराव की उम्मीद में इन्हीं एतराफ में मंडला रही है। यह तुम्हारे मैदे की गिरानी के असरात हैं, मैंने संजीदगी से कहा। वासुदा हाल लोगों का गुंजान आबाद इलाका है। हर ऊंची बिल्डिंग में दसियों खुशहाल खानदान रहते हैं। वो घर घर घूम फिर कर वहां कुछ न कुछ बेच लेती है। मुझे इस लड़की की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। वो लड़की सच्ची है और मैं झूठी हूं। विरथनक कर बेसाख्ता बोली। तुम बिला वजह खुद को उससे मिला रही हो। वीरा की बात पर गजाला बोले बगैर नहीं रह सकी। वो एक राह चलती लड़की थी जिसे मुआवजा देकर एक मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तुम घर की एक फर्द और जहांगीर की खैर खा हो। तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला है? सलमा अकल से कोरी और बिल्कुल टफ्फर है, वीरा बोली। वो लड़की दूसरी मर्तबा उसकी आंखों में धूल झोंक कर 1000 रुपए में परफ्यूम के नाम पर खुशबूदार स्पिरिट की 2 शीशियां थमा कर चली गई। मैं सलमा के किसी मुशाहिदे या तबसरे पर एतमाद नहीं कर सकती। मुझे अंदाजा हुआ कि वीरा को सारा गुस्सा सलमा पर था, जिसने गजाला को कुछ न बताकर इन तीनों को ज़हनी कोफ्त और उलझन में मुब्तला किए रखा। वो शायद यह तवक्का भी कर रही होगी कि तिल वाली मुश्तबा लड़की को दूसरी बार देखते ही
सलमा को उसे चोटी से पकड़कर किसी थाने में पहुंचा देना चाहिए था। सलमा इस लड़की के साथ वो सलूक ना भी करती तो उस लड़की को 2-4 हाथ भी छाड़ देने चाहिए थे। वो ये भूल रही थी कि सलमा उसके बरक्स एक मशरकी औरत थी। एक तालीम याफ्ता मशरकी औरत हाथापाई को अपनी तौहीन तस्वुर करती है। उसकी नज़रों में सलमा का ये जुर्म कम नहीं था कि उसने लड़की से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए उसे अपनी गाड़ी में कुछ दूर तक लिफ्ट दी थी। वो राय कायम करते ही मैंने मौजूद बदल देने का फैसला कर लिया और कहा, अब इस मनहूस लड़की को जहन्नुम में डालो। उसका जिक्र से तुम बिला वजह चिढ़ रही हो। मैं सलमा को मशवरा दूंगा कि वो लड़की अब कहीं नजर आए तो उसे चोटी से पकड़कर किसी करीबी पुलिस के हवाले करते। पुलिस वाले अपनी हरकतों की वजह से बहुत बदनाम है, लेकिन किसी की फरमाइश पर राह चलतों को यूं नहीं पकड़ते। मैं वो मुसालिहाना बात कहते हुए ये नुक्ता फरामोश कर गया था कि सुल्तान शाह भी हमारे साथ मौजूद था। वीरा को मजीद सुलझाने के लिए उसका इख्तिलाफ राय जरूरी था। वो फराड है, घरों की मुखबरी करती है और जाली चीजें बेचती फिरती है। मुझे अपना हमनवा पाकर वीरा का लहजा नरम पड़ गया। ये सब इल्जामात मेरे जहन में हैं। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया और कुछ नहीं तो यही एक बहुतान काफी होगा कि उसने सलमा से उसका परस छीनने की कोशिश की थी। वेरी गुड। वीरा की आंखें मुसर्रत से चमक उठी। उसे किसी थाने के लाकअप में पहुंचाने के लिए यही एक इल्जाम सबसे बेहतर और काफी साबित होगा। वो एक मर्तबा थाने में पहुंच गई तो फिर फर अपने सारे करतूत उगलना शुरू कर देगी। इस लड़की के चक्कर में हमने अभी तक अर्जुन और हशमत के बारे में कोई बात नहीं की। गजाला ने ठोका। अर्जुन मुर्दा खाने में पहुंच चुका है, हशमत छलावे की तरह गायब हो गया। हम क्या कर सकते हैं? वीरा बोली। ये ना भूलो कि होटल में जो कुछ हुआ वो निक के इशारे पर हुआ है। सुल्तान शाह ने उसे याद दिलाया। निक से एक बार गलती हो गई कि उसने डैनी को होटल के मैनेजर के बारे में बता दिया। दोबारा वो ऐसी फाश गलती नहीं करेगा। हमें अपने तौर पर हशमत के गिरेबान तक पहुंचना होगा। वो बताएगा कि उसकी बागडोर किसके हाथ में है। वीरा का गुस्सा फ्रो हो चुका था। वो सुकून से बात कर रही थी। मैं इस बारे में रास्ते भर मगज सोजी करता रहा था, इसलिए खामोशी से बैठा सिगरेट के कश लेता रहा। मुझे तवक्का थी कि इन तीनों की आपस की बातों से भी काम का कोई नुक्ता उभर कर सामने आ सकता है। इस बारे में फिलहाल क्या किया जा सकता है? गजाला बोली। तुमने सुना नहीं कि ये क्या बता रहे थे? अव्वल खान और जलाल इस वक्त अपने अपने महकमों को अलग थलग रखना चाह रहे हैं। अर्जुन का कत्ल जबरदस्ती पुलिस के गले पड़ गया है। इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। डीआईजी को हशमत के बारे में बता दिया गया है, लेकिन पुलिस वाले इसके कमरे का रुख नहीं करेंगे जब तक होटल वालों की तरफ से हशमत के गायब होने की खबर सामने नहीं आती। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मुझे खुशी हुई कि गजाला ने काम की हर बात ज़हन नशीं की हुई थी। इस वक्त की सही पोजीशन यही थी कि हम हशमत के बारे में कोई काम करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। इसको महकमा जाती और मेरी गहरी दिलचस्पी से बेखबर रखने के लिए वो एहतियात जरूरी थी। अगर होटल के अमले ने 4 दिन तक वो कमरा नहीं खोला तो हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। वीरा ने फिक्रमंदाना लहजे में मुझसे पूछा। वो कोई भंगड़ खाना नहीं है, 5 स्टार होटल है। रोज सुबह हर कमरे की सफाई होती है, चादरें और तौलिए वगैरह बदले जाते हैं। अफरा तफरी में आज कोई उधर मुतवज्जा ना हुआ तो ज्यादा से ज्यादा सुबह तक हर बात खुल जाएगी। सुल्तान शाह ने जवाब दिया। तुम हशमत के बारे में क्या करना चाह रही हो? गजाला ने वीरा से पूछा। एक बार उसकी कोई वाज़ेह शनाख्त सामने आ जाए तो फिर उसे शहर में तलाश किया जा सकता है। लाखों की आबादी वाले शहर में एक फर्द को तलाश करना इतना आसान नहीं होता। गजाला ने उसे जताया। वो बेन डेविड से ज्यादा पुरअसरार नहीं हो सकता। कोबरा उसका खुफिया रूप हो सकता है जिसे सिर्फ अर्जुन वाकिफ था। हशमत खान के रूप में उसे होटल के बथेरे मुलाजमों ने देखा होगा। जब काम शुरू होता है तो कड़ियां सामने आने लगती हैं। हम बेन डेविड या आईमैन तक पहुंच गए थे तो हशमत का सुराग भी मिल जाएगा। वीरा की वो पुरुमीदी हौसला अफजा थी, लेकिन वो हशमत और बेन का गलत मुवाजना कर रही थी। बेन अमरीकी नजाद था, शहर में उसके गिने चुने रवाबत थे, जबकि हशमत अपने नाम से मकामी मालूम होता था। इस समर में मुझे कोई शुबा नहीं था कि हशमत के निक से बराह रास्त राब्ते रहे होंगे, लेकिन उसे मकामी होने का बहुत बड़ा फायदा हासिल था। वीरा की इस बात में कोई शुबा नहीं था कि एक मरतबा काम शुरू करने के बाद कोई ना कोई सिरा हमारे हाथ आ सकता था। बेन और हशमत में बहुत फर्क है। सुल्तान शाह वीरा को नासिहाना अंदाज में समझा रहा था। बेन शुरू से आखिर तक पनागाहों की तलाश में भटकता रहा और अमेरिकी कौंसल खाने से निकाले जाने के बाद इसी चक्कर में C9 के जाल में फंसा और मारा गया। हशमत का केस मुख्तलिफ है। वो होटल से फरार होकर आराम से अपने कमरे में घुस कर बैठ गया होगा। उसे कोई उजरत नहीं है। वो अपने घर बैठकर आराम से मतला साफ होने का इंतजार करेगा। वो पाताल में भी छुप जाए तो उसका कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। वीरा ने पूरे एतमाद से कहा। मैंने बहुत तवील मुजरमाना जिंदगी गुजारी है। उसका निचोड़ ये है कि कोई जुर्म बेदाग नहीं होता। हर मुजरिम से कहीं ना कहीं कोई गलती होती है और वही उसे कैफे किरदार तक पहुंचाने का सबब बन जाती है। तुम अपने अंजाम से बची हुई हो। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि तुम्हारा हर जुर्म मुकम्मल और बेदाग हुआ करता था? सुल्तान शाह ने संजीदगी से पूछा।
वीरा बेसाख्ता हंस पड़ी। मेरी कही हुई हर बात में तुम कीड़े तलाश करने बैठ जाते हो। मैंने अपने जराइम की बहुत सी सजाएं भुगती हैं। जरूरी नहीं होता कि हर सजा के लिए पुलिस और जेल का दखल जरूरी हो। कुदरत का अपना एक निज़ाम है, इसकी मुसल्लत की हुई सजाएं बहुत दर्दनाक होती हैं। मेरी बात गलतियों का खुमियाजा शी ने भुगता था और कई बड़े माली नुकसान उठाए थे। खुदा का शुक्र है कि मैं अपने माजी से ताइब होकर अब शायद इसका अजाला कर रही हूँ। इस वक्त मुझे तुम्हारी बातें सुनकर खुशी हुई है, गजाला ने बेसाख्ता कहा। आज से पहले तुम हमेशा अपने माजी का जिक्र फखरिया अंदाज में करती रही हो। इस माजी की अपनी शान और शौकत थी। जब मैं ये सोचती हूँ कि शी के कारिंदों पर मेरी कितनी हैबत थी तो मैं जज्बात के रेले में बह जाती हूँ। अब तुम फिर बहक रही हो, सुल्तान शाह बोला। हम हशमत की बातें कर रहे थे और तुमने अपने माजी का जिक्र निकाल लिया। हम चारों के दरमियान बातों का सिलसिला चलता रहा। STF का सिपाही अबरार किचन में मसरूफ था। दीन मोहम्मद नामी दूसरा सिपाही छत पर पहरा दे रहा था। किचन की जिम्मेदारियों से निजात मिल जाने के बाद वीरा और गजाला के पास वक्त ही वक्त था। मुझे गजाला को बेतकान बातें करते हुए देखकर हैरत हो रही थी कि वो माजी करीब में रूनमा होने वाले हर वाक़े के नशीबो फराज से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैं समझता था कि अमूर खानादारी में मसरूफ रहने की वजह से वो हमारी बातों से बेखबर रहती होगी, लेकिन उसकी भरपूर मालूमात से जाहिर हो रहा था कि उसके कान हर वक्त घर में होने वाली बातों पर लगे रहते थे। हम चारों को मेज पर करीने से खाना सर्व करने के बाद अबरार ने बर्तन समेटे, किचन में बैठकर अपनी शिकम पूरी की और फिर ट्रे में अपने साथी के लिए खाना लेकर छत पर चला गया ताकि दीन मोहम्मद के खाना खाने के दौरान में खुद घर के कुर्ब जवार पर नजर रख सके। मेरे इसरार के बावजूद इन दोनों में से किसी ने निचली मंजिल के खाली बेडरूम में रहने पर आमादगी जाहिर नहीं की थी। वो दोनों अपने मुख्तसर असबाब समेत छत के कमरे में चले गए थे ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकें। खाने से फारिग होने के बाद हम लोग दोबारा ड्राइंग रूम में जम गए। हशमत की जात और होटल में रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में कोई गोशा तिश्ना नहीं रहा था, इसलिए इधर उधर की बातें छिड़ गईं जिनका रुख बतदरीज आलमी सियासत की तरफ होता चला गया। 11 बजे अव्वल खान का फोन आ गया। उसने बताया कि अर्जुन के होटल के कमरा नंबर 310 का मुअम्मा यकायक हल हो गया था। हशमत अपने कमरे में नहीं था। बहुत चालाकी से काम लेते हुए उसने अपने कमरे का दरवाजा मुकफ्फिल करके इस पर टैग लटकाया और होटल में पुलिस की आमद से पहले ही अपने कमरे की चाबी काउंटर पर देके होटल से निकल गया। अर्जुन के कत्ल से पैदा होने वाली अफरा तफरी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कौन कौन होटल से निकल गया था। वोकदा हशमत ने खुद ही होटल फोन करके हल किया था। उसने क्लर्क को बताया कि वो एक जरूरी काम की वजह से होटल छोड़कर फैसलाबाद वापस जा चुका था। उसके कमरे की चाबी होटल के कीबोर्ड पर मौजूद होनी चाहिए थी। उसकी पेशगी अदा की हुई रकम में से होटल के वाजिबात वज़ा करके उसका हिसाब बेबाक कर दिया जाए। अपनी बकाया रकम वो अगली आमद के मौका पर वसूल कर लेगा। वो जरूरत से ज्यादा चालाक और मक्कार है। मैंने वो कथा सुनने के बाद गुस्सीली आवाज में कहा। होटल का अमला उसके गायब होने का मामला दरियाफ्त करता तो उसकी जात बुरी तरह शकूक व शुबहात की जद में आ जाती और हर तरफ से उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो जाती। खुद फोन करके उसने हर क्या सराय की राह मसदूद कर दी है। ऐसा नहीं है, अव्वल खान की तरफ से जवाब आया। अर्जुन के कत्ल के बाद होटल वाले बहुत मुस्तैद हो गए थे। उन्होंने अपने तौर पर भी देखभाल शुरू कर दी थी। हशमत के कमरे के दरवाजे पर लटका हुआ टैग इनकी नजरों में आ गया था, मगर किसी ने बोर्ड पर उस कमरे की चाबी देखने की जहमत नहीं की थी। होटल में बहुत से लोगों को यह बात मालूम है कि हशमत की अर्जुन से गहरी दोस्ती थी। वो जब भी आता था दूसरों से दुआ सलाम करता हुआ सीधा अर्जुन के दफ्तर में जाता था। इसका सारा हिसाब किताब वहीं होता था। होटल के अमले से पहले ये बातें मेरे और तुम्हारे इल्म में हैं। वो लोग अर्जुन के कत्ल के बाद इसके एक गहरे दोस्त की यूं वापसी को गैर मामूली करार दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने हशमत के फोन की रिपोर्ट पुलिस को दी है। जलाल की ताकीद की वजह से पुलिस वालों ने होटल के अमले को हशमत के बारे में कोई हदायत नहीं दी थी। ओह, ये बहुत अच्छा हुआ। होटल की इंतजामिया मेरी तवक्का से ज्यादा ज़हीन साबित हुई है। हशमत बकवास करता है, उसका फैसलाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कराची के किसी इलाके का बासी है। उसे अब तक ये खबर मिल चुकी होगी कि होटल वालों ने उसके फोन के बाद पुलिस को अपने एतमाद में ले लिया है। हम इसी इंतजार में थे कि यह बात होटल वालों की तरफ से बाहर निकले और ये हो चुका है। अब तुम क्या कहते हो? बस अपना काम शुरू कर दो। हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात दरकार हैं ताकि हम जल्द अज जल्द इस तक पहुंच सकें। मैंने शगुफ्ता लहजा में कहा। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन तुमसे मशवरा करना जरूरी था। हल्की सी हंसी के साथ उसका जवाब आया। अव्वल खान से बात खत्म करके मैंने रिसीवर क्रैडल पर रखा ही था कि दोबारा फोन की घंटी बज उठी। इस मरतबा जलाल लाइन पर था। क्या बात है, काफी देर से कोशिश कर रहा हूं मगर तुम्हारा फोन मसरूफ था। जलाल ने लाइन मिलते ही शिकवा किया। अव्वल खान से बात हुई थी, तुमने मेरा मोबाइल नंबर मिला लिया होता। मैंने कहा तुम मसरूफ थे तो मोबाइल नंबर मिलाने से क्या फायदा था। वैसे मुझे इसका ध्यान नहीं आया, वरना कोशिश जरूर करता। मालूम होता है कि कोई खास बात तुम्हारे सामने आई है जो मुझसे बात करने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे। बात नहीं, बातें कहो। पहले यह कि सोबराज VVIP है, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।
क्या बहुत ज्यादा अहम अफराद को हर फेल की खुली आजादी हासिल है? मैंने उसकी बात काट कर हैरत से सवाल किया। तो मेरी बात नहीं समझे, जलाल ने वजाहत की। यहाँ कोई कानून से मुस्तस्ना नहीं है। काबिल ताजीर जुर्म पर हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, मगर मैं सोबराज के खिलाफ अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। इस फहरिस्त में शामिल अफराद के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए ऊपर की मंजूरी जरूरी होती है। और दूसरी बात क्या है? मैंने मुतजस्सिस लहज़े पूछा। सैटेलाइट फोन यहाँ नायाब हैं। टेलीग्राफ एक्ट के तहत इसका लाइसेंस होना चाहिए। सुनने में आया है कि सोबराज जनूबी कोरिया से एक सैटेलाइट फोन लाया है जिसके खुफिया और ज़ाती इस्तेमाल में रहता है। मकामी लाइनों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह शायद सही समत में पहला सुराग है। उसकी पूरी बात सुनकर मैंने तमानियत से कहा। निक ने कहा था कि कोबरा से सैटेलाइट फोन पर हर वक्त मेरा राब्ता हो सकेगा। मुझे याद है, इसलिए इस बात की मैं तस्दीक या तरदीद के चक्कर में लगा हुआ था। तो क्या सोबराज ही हशमत बनकर होटल में ठहरा हुआ था? मैंने सवाल किया। वो एक मारूफ आदमी है, हर जगह जाना पहचाना जाता है, वैसे हमाकत नहीं कर सकता। जलाल की तफक्कुर अमेज आवाज से बेअतबारी मुतअश्शिर थी। अब उसे तुम लोगों को ही देखना होगा। मैं सुबह की परवाज से इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। वहाँ मेरी जरूरत पेश आ गई है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर लड़ते मारा हो। इस नाजुक मरहले पर जलाल की अचानक वापसी मानी खेज थी। वो ख्याल नहायत लिचर और बोदा था कि सोबराज या उसके किसी साथी का आईबी पर इतना असरो नफूज भी हो सकता है कि वो उसके किसी जिम्मेदार अफसर को किसी शहर से रवानगी पर मजबूर कर सके। मैं जलाल से बराह रास्त कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सका। अलबत्ता उसके लहजे से यह अंदाजा हुआ था कि उसकी वापसी महज एक इत्तेफाक थी। इस बार तुम कराची में काफी दिन रहे हो, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, मैंने हंस कर कहा। बस कुछ ना कुछ चक्कर चलते ही रहे। शायद 5-6 मरतबा मुझे अपनी कन्फर्म्ड सीट छोड़नी पड़ी। हालात साजगार रहते तो शायद मैं बहुत पहले लौट गया होता। हालात तो अब भी साजगार नहीं है, मगर तुम जा रहे हो। मुझे नर्म तरीन अल्फाज में अपनी बात कहने का मौका मिल गया। डैनी, समझा करो, इस्लामाबाद में हमारा सदर दफ्तर है। मैं गैर मुइना मुद्दत के लिए वहां से गैर हाजिर नहीं रह सकता। वहां मेरे लिए काम का एक अंबार जमा हो चुका होगा। दिल्ली से तुम जो फाइलें उड़ा कर लाए थे, इनकी बुनियाद पर फराहम की जाने वाली क्लासीफाइड इतलात ने नेपाल वालों को परेशान कर दिया है। उनकी काला इख्तियाराती टीम 4 दिन से इस्लामाबाद में डेरे डाले बैठी हुई है। वो नेपाल के खिलाफ भारतीय साजिशों के बारे में मजीद तफसीलात जानने की ख्वाहिशमंद हैं। मुझे रह रहकर ख्याल आता है कि मेरी लाई हुई वो फाइलें किसी अंबार में दफन हो चुकी होंगी। तुम्हारी जुबान से इनका जिक्र सुनकर मुझे खुशी हुई है। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि इन फाइलों पर बहुत मेहनत की जा रही है। तुमने बताया था, मैंने इकरार किया। सब काम बहुत खुफिया रखा जा रहा है। इस बारे में कोई खबर सामने नहीं आती, शायद इसलिए मुझे कभी कभी बदगुमानी होने लगती है। पाकिस्तानी बहुत सी खराबियों का शिकार हैं। अफसर शाही में करप्शन के दूर दूर तक शोहरे हैं, लेकिन तुम यकीन करो कि सब अफसर और महकमे एक जैसे नहीं हैं। उसने दर्दमंदाना लहजे में मुझे तसल्ली दी। बाज लोग तो इस मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून में मुब्तला है और दिन रात काम में लगे रहते हैं। काम हो रहा है और होता रहेगा। भारत में राह के दफातर से लाए जाने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में वो उसकी पहली मजबूत यकीन दहानी थी। मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी। हमारे दरमियान चंद अलविदाई फिक्रों का तबादला हुआ। वो अगली सुबह शहर छोड़ रहा था। मैंने उसे खुशगवार फिजाई सफर की दुआ दी और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो गया।